गुड इवनिंग मित्रों, नमस्ते, स्वागत है सभी का। राम राम जी, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है मित्रों मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं सुरेश राव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं जी। जितने भी विद्वान लाइव जुड़ रहे हैं सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है मित्रों, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अपन भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा के अंदर अपन ने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा था और राजा राममोहन राय के साथ साथ में अपन ने पढ़ा है प्रार्थना समाज के साथ साथ में अपन ने यंग बंगाल आंदोलन है उसके बारे में पढ़ा था। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज अपन दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे और उनके साथ साथ में स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे और स्वामी विवेकानंद के साथ साथ में अपन पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके अलावा सत्य शोधक समाज है उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे जी। जितने भी विद्वान लाइव जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। कक्षा स्टार्ट कर रहा हूं मित्रों में। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? बहुत इजी सवाल है और निश्चित रूप से शिक्षक ग्रेड आरएस पीएसआई जैसे जो एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? बताइए, स्वराज शब्द है उसको सबसे पहले लोकप्रियता है वो किसने प्रदान की थी और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की थी? क्या राजा राममोहन राय ने की थी? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि राजा राममोहन राय है, इन्होंने तो किसका समर्थन किया था? तो इन्होंने तो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था मित्रों, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था इन्होंने। तो निश्चित रूप से राजा राममोहन राय है, ये तो हो नहीं सकते। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा मित्रों, स्वराज शब्द का पहली बार अगर अपने से प्रयोग पूछा जाए तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बार प्रयोग है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती मित्रों, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य है वो अच्छे से अच्छे देसी राज्य से अच्छा हो सकता है। तो निश्चित रूप से स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती है, इन्होंने 4 शव की अवधारणा दी थी। 4 शव की अवधारणा है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दी गई थी। पहला शव मतलब स्वदेश, खुद का देश होना चाहिए, स्वदेश, उसके साथ में स्वदेशी, स्वदेश होना चाहिए। तो उसके साथ में क्या होना चाहिए? स्वदेशी होनी, स्वदेशी जो भी अपने जो वस्तुएं अपन काम में ले रहे हैं वो स्वदेशी होनी चाहिए। उसके बाद में खुद का धर्म होना चाहिए, स्वधर्म, और स्वधर्म के साथ साथ में चौथा शव है वो है खुद की भाषा होनी चाहिए। खुद की क्या होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए, यानी कि हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा बनाने का परामर्श किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था जी। जी संजू जी स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। मेरे साथ साथ उत्तर जरूर दीजिएगा मित्रों और जितना ज्यादा हो सके इस कक्षा को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने स्वराज शब्द है इसको लोकप्रियता किसने प्रदान की थी सबसे पहले? तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगर आपसे पूछ ले कि दयानंद सरस्वती है, इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम अगर आपसे दयानंद सरस्वती का पूछा जाए तो बचपन का नाम आप क्या बताओगे? इनके बचपन का नाम था साहब मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था इनका? मूल शंकर इनके बचपन का नाम बताया जाता है। दयानंद सरस्वती इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध गुजरात से बताया जाता है। गुजरात की मोरवी रियासत के टंकारा ग्राम के अंदर दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाइए और इसके साथ साथ में स्वराज शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। क्लियर? आगे बढ़िए मित्रों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा कि अच्छा शासन स्वयं शासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता? अभी मैंने आपको यह बात कही थी कि दयानंद सरस्वती है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि खुद का शासन, स्वयं का शासन है वो किसी भी बाहरी शासन चाहे वो कितना ही अच्छा हो उससे अच्छा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट किसका आया था? तो ये दयानंद सरस्वती है, उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि खुद का शासन है वो अच्छा शासन कितना भी अच्छा हो लेकिन वो स्वयं शासन से अच्छा नहीं हो सकता। दयानंद सरस्वती से याद रखिएगा मित्रों, दयानंद सरस्वती इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई है और उस संस्था को अपन किस नाम से जानते हैं? तो इन्होंने आर्य समाज की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। कहाँ की गई थी? तो ये भी अपने को याद रखना कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बंबई के अंदर की थी। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1877 के अंदर
1877 के अंदर आर्य समाज है, इस आर्य समाज का मुख्यालय, आर्य समाज का मुख्यालय अगर अपन से पूछ ले कि 1877 में कहा था, तो अपने को याद रखना है कि साहब इस समय इसका मुख्यालय है वो लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। कहां स्थानांतरित कर दिया गया था मित्रों? लाहौर। जी बिल्कुल, प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा मित्रों, साथ साथ में प्रश्न का उत्तर जरूर देते रहिएगा, क्योंकि मैं आपके उत्तर का, जी संजू जी डी आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। और कक्षा को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से मॉडर्न हिस्ट्री का ये वो पार्ट है और वो आने वाले एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से आपके उपयोगी साबित होगा। दयानंद सरस्वती है, इन्होंने कहा था कि बुरे से बुरा देशी राज्य है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। कहां की थी? बंबई में। 1877 में इस संस्था का मुख्यालय किसको बनाया गया था? लाहौर को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित जो आर्य समाज है, ये जो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज है मित्रों, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि इस आर्य समाज के द्वारा 1886 के अंदर दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद में एक स्कूल की स्थापना की गई थी और उस स्कूल को अपन किस नाम से जानते हैं? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, ये भी कहां स्थापित किया गया था? लाहौर में स्थापित किया गया था। इसी स्कूल को ध्यान रखिएगा, इसी स्कूल को 1889 के अंदर इसी स्कूल को डीएवी कॉलेज के अंदर, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के अंदर परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान में अपने डीएवी नाम से जितने भी शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं वो सारे के सारे शिक्षण संस्थान है वो आर्य समाज के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। सारे के सारे शिक्षण संस्थान किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जी गुड इवनिंग दीपक जी, स्वागत है आपका। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैया पाठशाला पर जितने भी कोर्स है मित्रों वो सारे के सारे कोर्स पर आपको 15% डिस्काउंट है और ये 28 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक आप कूपन कोड राखी 15 यूज करके इस ऑफर का फायदा ले सकते हो। 15% डिस्काउंट है जी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है ये नारा दिया था? बताइए। देखिए, भारत है वो भारतीयों के लिए, किस सामाजिक संगठन ने ये नारा दिया था? पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, भारत भारतीयों के लिए है। एनी बिसेंट के नाम से आप अच्छी तरीके से परिचित हो। एनी बिसेंट है, इनका एक कथन आता है मित्रों, एनी बिसेंट का एक कथन आता है। इन्होंने कहा था कि दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे। दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। भारत किसके लिए है? भारत भारतीयों के लिए है, ये अंग्रेजों के लिए भारत नहीं है। और ये स्टेटमेंट किसका आता है? एनी बिसेंट का स्टेटमेंट आता है। तो निश्चित रूप से ये दयानंद सरस्वती से संबंधित स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई दे रहा है कि कौन सी संस्था का ये नारा था कि भारत भारतीयों के लिए। भारत है वो भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए भारत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। अब बात आती है ब्रह्म समाज, इसके बारे में अपन ने कल चर्चा कर ली थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये अपन ने देखा था कि साहब 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद प्रार्थना समाज की बात आती है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और ये जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना बंबई के अंदर। फिर आता है सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना 1873 के अंदर हुई थी। कहाँ की गई थी? पूना के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। जी प्रकाश जी स्वागत है, गुड इवनिंग। जितने भी विद्वान लाइव जुड़ रहे हैं मित्रों प्रश्न का उत्तर जरूर देते रहिएगा, ये अपने क्लियर हो जाता है कि भारत भारतीयों के लिए ये स्टेटमेंट किसका आया है। तो साहब ये आर्य समाज से संबंधित है, क्योंकि एनी बिसेंट ने ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों का है, भारत अंग्रेजों का नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था, उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? निश्चित रूप से जहां तक मुझे लगता है ये आपके लिए एक नया प्रश्न रहेगा, निश्चित रूप से। आर्य समाज है
ये तो जनरली अपन पढ़ते आए हैं। इस आर्य समाज को और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको सम्मानित समाज कहते हैं? क्या इसको महान समाज कहते हैं? क्या इसको प्रतिष्ठित समाज कहते हैं? क्या इसको नोबल सोसाइटी कहा जाता है? बताइए। देखिए मित्रों, मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं। बताइए, आर्य समाज है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या सम्मानित समाज कहते हैं? क्या महान समाज कहते हैं? क्या प्रतिष्ठित समाज कहते हैं? या नोबल सोसाइटी कहा जाता है? और किस नाम से जाना जाता है आर्य समाज को? याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती है, उनके द्वारा स्थापित है। अगर आपसे पूछ ले कि दयानंद सरस्वती की प्रथम राजकीय यात्रा राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछ ली जाए तो याद रखिएगा, राजस्थान में पहली राजकीय यात्रा पर आए थे ये 1865 में। और 1865 में कठा आया भाई? करौली आया। अगर पूछ ले करौली को राजा कौन हो तो ध्यान रखिएगा उस समय करौली का शासक कौन था? मदन पाल। सबसे पहले 1865 में करौली रियासत के अंदर आए थे। जी स्वागत है विकास जी, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। बाहुबली जी का डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ओपी गोदारा जी की डी। जी ये तो पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर होगा नोबल सोसाइटी। क्या राइट आंसर होगा? नोबल सोसाइटी है ये इसका राइट आंसर होगा। जी गोदारा जी नमस्ते। राइट आंसर क्या होगा इसका? नोबल सोसाइटी। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि आर्य समाज को नोबल सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आर्य समाज के बारे में सही नहीं है? मित्रों, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन। जी विकास जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आर्य समाज क्या कह रही है? वेद सत्य है। बिल्कुल सत्य है भाई, क्योंकि दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती ने तो नारा दिया था। ये दयानंद सरस्वती है, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल की ओर, न कि वैदिक काल की ओर, वैदिक काल की ओर। ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये नारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती। अगर पूछ ले कि इनका दयानंद सरस्वती नाम किसने रखा था तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि दंडी स्वामी पूर्णानंद। अगर पूछ ले कि जो अपने मूल शंकर है, मूल शंकर को दयानंद नाम किसने दिया था तो दंडी स्वामी पूर्णानंद। दंडी स्वामी पूर्णानंद से तो आपको क्या याद रखना है कि दंडी स्वामी पूर्णानंद है। इन्होंने तो क्या नाम दिया था? तो इन्होंने मूल शंकर को नाम दिया था। मूल शंकर को क्या नाम दिया? दयानंद नाम दिया। दयानंद नाम दिया। और अगर आपसे पूछ ले कि विरजानंद जी, इनके दो गुरु थे, एक गुरु का नाम था विरजानंद और एक गुरु का नाम था दंडी स्वामी पूर्णानंद। अगर पूछ ले दंडी स्वामी पूर्णानंद है, उन्होंने क्या नाम दिया था? तो उन्होंने तो मूल शंकर का नाम रखा था दयानंद सरस्वती। इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये दयानंद सरस्वती घूमते घामते मथुरा वाले बेल्ट में चले गए, वहां मिल गए विरजानंद जी। विरजानंद जी से इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी। वेदों की शिक्षा प्राप्त की और वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब गुरुजी से गुरु दक्षिणा मांगी गई, ये देखो पहले के गुरुजी वो शिक्षा है वो प्रदान करते थे, उसके बाद गुरु दक्षिणा है वो लेते थे। तो गुरु दक्षिणा के अंदर विरजानंद जी ने कहा कि बेटा मुझे एक ही चीज चाहिए, तू हिंदू धर्म में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां उनको समाप्त कर और उसके साथ साथ में वैदिक धर्म में उसकी पुनर्स्थापना कर। तो दयानंद सरस्वती ने 1863 में आगरा के अंदर पाखंड खांडिनी पताका ले रही थी। और ध्यान रखिएगा, यह पाखंड खांडिनी पताका है वो तत्कालीन हिंदू धर्म में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ ले रही थी। और उसी समय इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो ना कि वैदिक काल की ओर, वेदों की ओर लौटो ना कि वैदिक काल की ओर। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसकी प्रेरणा से? गुरु विरजानंद, इन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए राइट आंसर क्या बन रहा है। चलिए मित्रों, बिल्कुल कक्षा को शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चलते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए यही पुनर्बलन है। और आप जो शिक्षक ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है वेद सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लड़कों और लड़कियों के विवाह योग्य आयु क्रम से 25 और 16 तय की थी, ये भी सत्य है। इन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, बिल्कुल दिया था। इन्होंने अंत्य धार्मिक विवाह को मान्यता प्रदान की, नहीं की भाई। अंत्य धार्मिक विवाह है उनको मान्यता प्रदान नहीं की थी, क्योंकि दयानंद सरस्वती इन्होंने तो शुद्धि आंदोलन चलाया था। इन्होंने क्या चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो निश्चित रूप से शुद्धि आंदोलन अगर ये चला रहे हैं तो इनमें अंत्य धार्मिक विवाह है, उनको ये प्रोत्साहन नहीं देंगे। तो डी इसका क्या हो जाएगा? गलत। ए बी और सी है वो क्या है? राइट है। क्लियर? आगे बढ़िए मित्रों।
जी गोदारा जी बताइए, बताइए संजू जी, गोदारा जी पूछ लीजिए, प्रश्न पूछ सकते हैं आप, बेझिझक पूछिए। अगर संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत होगा तो निश्चित रूप से कक्षा कक्ष में जवाब दिया जाएगा, और 19(1) के तहत नहीं होगा तो ठीक है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार है वो प्रकाशित हुए थे? बहुत फेमस सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कई बार ये सवाल पूछ लिया है, और निश्चित रूप से ऐसा सवाल अगर कोई अभ्यर्थी गलत करके आता तो निश्चित रूप से वो लाखों लोगों में पीछे रह जाता है। दयानंद सरस्वती है, पहली चीज तो यहाँ एक चीज माइंड में सेट करो कि उन्होंने जो रचना लिखी है वो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश है, इसका पहली बार प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था साहब 1874 में। ठीक है, अगर पूछ ले कि इसका प्रकाशन कहां से हुआ था तो साहब प्रकाशन तो अजमेर से हुआ था। लेकिन यहां एक चीज याद रखना है कि इसका अधिकांश जो भाग है, अधिकांश भाग है, भाग का लेखन, अधिकांश भाग का लेखन है वो कहां किया गया था? तो साहब वो किया गया था उदयपुर के अंदर। कहां किया गया था? उदयपुर के अंदर किया गया था। क्या इसके अलावा दयानंद सरस्वती है? अब पहली चीज तो ये भी ध्यान रखना कि दयानंद सरस्वती है राजस्थान आते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक समय कहां व्यतीत किया था? तो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में ये रहते, उनके आतिथ्य में सर्वाधिक समय इन्होंने व्यतीत किया था, और यहीं पर उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश का अधिकांश भाग लिखा था मित्रों। लेकिन ये प्रकाशित अजमेर से हुई थी, ध्यान रखना, क्योंकि अजमेर के अंदर वैदिक यंत्रणालय की स्थापना की गई। फिर प्रश्न पूछ ले कि दयानंद सरस्वती जब उदयपुर प्रवास पर थे, तो ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती ये जब ये उदयपुर प्रवास पर थे तो उसी दौरान इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। उदयपुर प्रवास के दौरान इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, और वो संस्था कौन सी है? तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा, परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा, और इसकी स्थापना उदयपुर के अंदर की थी इन्होंने, और कब की थी? तो 1883 के अंदर की थी। कब की थी? 1883 में जी, 1883 के अंदर इन्होंने, जी गोदारा जी बिल्कुल इसका आंसर दिया जाएगा, है ना। उदयपुर प्रवास के दौरान इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? परोपकारिणी सभा। ये परोपकारिणी सभा है, उसकी स्थापना की थी 1883 के अंदर उदयपुर में की थी। हालांकि वर्तमान में ये संस्था, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये अजमेर से संचालित होती है। वर्तमान में ये संस्था है वो वर्तमान में कहाँ है? तो साहब वर्तमान में ये अजमेर के अंदर है। ये सारे तथ्य क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद रही बात गीता रहस्य की, तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपने को बताया कि ये तो साहब बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और जब ये मांडले जेल के अंदर ये बंद थे तो उसी समय, जब ये मांडले जेल में बंद थे तो उसी समय, जी नमस्कार जी, बिल्कुल ले लीजिए। मैया पाठशाला ऐप के ऊपर इंडिया हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। प्रेम नोखवाल जी, कंप्लीट लाइव बैच है इंडिया हिस्ट्री का, और वो मैया पाठशाला ऐप पर अवेलेबल है, आप बिल्कुल ले सकते हो, और अभी तो 15% डिस्काउंट भी चल रहा है ना। उसके बाद रास्ता गुप्तार, ध्यान रखना मित्रों, मैं यही ले लेता हूं इस रास्ता गुप्तार को। ये रास्ता गुप्तार क्या है? रास्ता गुप्तार ध्यान रखिएगा, ये एक एंग्लो गुजराती अखबार है। क्या है ये? एंग्लो गुजराती अखबार है। और ये अखबार कब से प्रकाशित हो रहा है? तो साहब 1854 से प्रकाशित हो रहा है, और 1854 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा इस अखबार को प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, एंग्लो गुजराती अखबार है, यानी कि अंग्रेजी भाषा और गुजराती भाषा के अंदर यह अखबार प्रकाशित होता था। 1854 से यह अखबार है वो प्रारंभ किया गया था। जी बिल्कुल अलग से इंडिया हिस्ट्री का कोर्स है साहब, मैया पाठशाला ऐप पर बिल्कुल अलग से इंडिया हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, और आप निश्चित रूप से परचेज कर सकते हो। जी केडी ब्लॉग जी, स्वागत है आपका, नमस्ते। उसके बाद संवाद कौमुदी अपन पढ़ ही चुके कि साहब ये तो राजा राममोहन राय की रचना। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, किसी भारतीय के द्वारा संपादित, संचालित और प्रकाशित भारतीय भाषाओं की पहली रचना है वो संवाद कौमुदी। किसी भारतीय के द्वारा संचालित, संपादित, प्रकाशित भारतीय भाषाओं की पहली रचना पूछे तो वो संवाद कौमुदी है, और ये किसने लिखी थी? राजा राममोहन राय ने। और अगर पूछ ले कि बांग्ला भाषा की पहली रचना कौन सी थी, तो कल भी मैंने इस प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी आपसे। ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी किसी भारतीय के द्वारा संपादित, संचालित, प्रकाशित भारतीय भाषाओं की पहली रचना मानी जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
आदरणीय मैया सर का उपरोक्त कोर्स है एमपी टेट वर्ग 2 का कोर्स है, वो मैया पाठशाला ऐप पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ में एक ही कोर्स में कंप्लीट हिंदी पाठ्यक्रम है, जिसमें काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी व्याकरण, महत्वपूर्ण गद्य और पद्य रचनाएं और उसके साथ साथ में हिंदी शिक्षण विधियां, उपरोक्त सारे कोर्स है वो मैया पाठशाला ऐप पर अवेलेबल है। क्लियर? आगे बढ़िए मित्रों जी, डी आंसर आ रहा है। 9 बजे से स्टार्ट होती है मुकेश जी। दीपेंद्र जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, बिल्कुल बांग्ला भाषा में लिखी गई थी जी, बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं संजू जी। दयानंद सरस्वती ने, प्रश्न पूछा गया कि दयानंद सरस्वती ने किसकी सलाह पर अपने विचारों को संग्रहित करना शुरू किया था। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जनरली आप लोग पढ़ते हो तो इस प्रश्न को अगर यहां तक पढ़ते हो, यहां तक पढ़ते हो ना, तो सीधा आंसर देकर के आओगे केशव चंद्र सेन। क्या आंसर देके आओगे? केशव चंद्र सेन। लेकिन यहां ऑप्शन में नहीं है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है ही नहीं। प्रश्न पूछा गया कि दयानंद सरस्वती ने किसकी सलाह पर अपने विचारों को संग्रहित करना शुरू किया था, जो बाद में सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का आधार बना था। तो जनरली अपन दो चीजें याद रखिएगा। अगर अपने को पूछ ले कि दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती को केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन है, इन्होंने तो हिंदी में प्रवचन देने का परामर्श दिया था। हिंदी भाषा में प्रवचन देने का परामर्श दिया था, प्रवचन देने का परामर्श दिया था, ठीक है। लेकिन दयानंद सरस्वती है, उनको अपने विचारों का लेखन है निश्चित रूप से कि किनकी सलाह पर उन्होंने अपने विचारों को संग्रहित करना प्रारंभ कर दिया था हिंदी भाषा के अंदर। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस व्यक्ति का नाम है राजा जे किशन दास। राजा जे किशन दास, बिल्कुल बी नहीं होगा दीपेंद्र जी, सी इज राइट आंसर होगा। सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा जी, सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये राजा जय किशन दास है, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। और उस समय अपने को पता है कि आईसीएस चलती थी। क्या चलती थी? आईसीएस, ठीक है। ये राजा जय किशन दास है, कहा जाता है कि इनका बनारस, ये सॉरी अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज स्थापित हुआ था, उस कॉलेज के संस्थापक सैयद अहमद खां है, कहीं ना कहीं उनके नजदीकी ये मित्र रहे थे। और इन्होंने ही दयानंद सरस्वती को परामर्श दिया था कि दयानंद सरस्वती जी, क्योंकि ये वेदों पर डिपेंड कर रहे थे, वैदिक काल की ओर लौटने की बात कह रहे थे दयानंद सरस्वती कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटिए, ना कि वैदिक काल की ओर। तो वहां वेदों की तो भाषा संस्कृत थी और ये संस्कृत भाषा में अपने प्रवचन दे रहे थे। उस दौर में संस्कृत भाषा में प्रवचन दे रहे थे ये, तो निश्चित रूप से उस समय लोगों की समझ से थोड़ी सी बाहर थी। तब इन्होंने इनको परामर्श दिया कि आप हिंदी भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। ये तो केशव चंद्र सेन ने कह दिया। और राजा जय किशन दास इन्होंने कहा कि हिंदी में अपने विचार है वो आप संग्रहित करना प्रारंभ कर दीजिए। इनके द्वारा जो इनको परामर्श दिया गया था, यही परामर्श कालांतर में सत्यार्थ प्रकाश है उसके प्रकाशन का आधार बना था। क्लियर जी? बिल्कुल देवेंद्र नाथ टैगोर जी है, हाँ कल चर्चा की थी अपन ने देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में, बिल्कुल जी। इसके बाद आगे बढ़िए मित्रों, अगला प्रश्न है स्वामी सरदानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी सरदानंद का वास्तविक नाम क्या था? इनका संबंध दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज से रहा है। ध्यान रखिएगा, स्वामी सरदानंद इनके द्वारा 1902 के अंदर हरिद्वार के अंदर इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। गुरुकुल कांगड़ी की इनके द्वारा कांगड़ी की स्थापना की गई थी। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको। उसके बाद स्वामी सरदानंद है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। और इसी के तहत कहा जाता है कि ये 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शहीद हुए थे। दिल्ली में शहीद हुए थे, ठीक है। अब पूछा क्या गया कि इनका मूल नाम क्या था? बताइए। देखिए सर इतना याद कैसे हो जाता है मुकेश जी, लगातार प्रयास कीजिए। हाँ, रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो सुरेश राव नाम है मेरा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़िए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाला मुंशीराम।
ध्यान रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जो फेमस व्यक्ति है उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था लाला मुंशीराम। ये हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया था। इसी दौरान कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने काफी प्रयास भी किया था, लेकिन उसी दौरान दंगे हो जाते हैं और उन दंगों के अंदर ये 23 दिसंबर 1926 को शहीद हो जाते हैं। इनके द्वारा 1902 के अंदर हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? तो साहब ये स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा की गई थी। जी, प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा मित्रों, उत्तर साथ साथ में जरूर देते रहिएगा प्रश्नों के। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, शारदामणि कौन थी? बहुत इजी सवाल है ये, तो लगभग सबका राइट आंसर आएगा। शारदामणि कौन थी बताओ देखें। शारदामणि कौन थे भाई? शारदामणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदामणि। अब रामकृष्ण परमहंस अपने को क्यों याद रखना है कि रामकृष्ण परमहंस है, इनका पहली चीज तो याद रखो मूल नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस है, इनका मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम बताया जाता है गजोधर चट्टोपाध्याय। गजोधर चट्टोपाध्याय, पहली चीज तो। दूसरी चीज याद रखिएगा, कलकत्ता के पास में, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के मुख्य पुजारी थे। ठीक है, अब के सर इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद इन्हीं के शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ये आपको याद रखना है। रामकृष्ण परमहंस है, इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं की स्मृति के अंदर किसकी स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इन्हीं की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो की गई थी। और रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि साहब 1897 के अंदर 4 या 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और कहां की गई थी? तो वेलूर मठ के अंदर की गई थी। और वेलूर मठ है वो कहां पड़ता है? तो ये मठ पड़ता है कलकत्ता के अंदर। ये मठ कहां पड़ता है? कलकत्ता के अंदर। जी बिल्कुल, बी राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, विजय जी भार्गव बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। संजू जी का बी आंसर आ रहा है, मुकेश जी का बी आंसर आ रहा है। जी, कक्षा को सैर जरूर कीजिएगा मित्रों। उसके बाद आदरणीय मैया सर के द्वारा प्रकाशित विभिन्न जो पाठ्य पुस्तकें हैं, हिंदी व्याकरणमाला है, इसके साथ साथ में हिंदी साहित्य है, संस्कृत द्वितीय श्रेणी शिक्षक है, हिंदी व्याकरणमाला है, हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियों की पाठ्य पुस्तक है, और इसके साथ साथ में हिंदी की प्रथम श्रेणी व्याख्याता। उपरोक्त सारी की सारी पुस्तकें हैं वो ज्ञान वितान पब्लिकेशन से, ये सारी की सारी पुस्तकें हैं वो अवेलेबल है। निश्चित रूप से अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो उपरोक्त जो भी पुस्तकें आपके सामने दिखाई दे रही है ये आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है, आगे बढ़िए मित्रों। सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको देवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जी नकुल जी, बिल्कुल जी। सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में किसके भाषणों ने उनको देवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी? उस व्यक्ति का नाम बताइए। राइट आंसर अपने को स्पष्ट रूप से यहां इसी शब्द से अपन चुनाव कर लेते हैं, सितंबर 1893। ध्यान रखिएगा मित्रों, 11 सितंबर 1893 को क्या आयोजित हुआ था? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इस विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा, इस विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर नरेंद्र नाथ ने भाग लिया। और नरेंद्र नाथ के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी
विवेकानंद है, विवेकानंद। इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ, और इनको स्वामी विवेकानंद किसने नाम दिया था या किन के परामर्श पर रखा था? तो ये भी आपको याद रखना है कि खेतड़ी महाराजा, खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह, खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह है, इन्होंने विवेकानंद जी के लिए सारी व्यवस्थाएं की थी। तो निश्चित रूप से इन्हीं के परामर्श पर इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? तो इन्होंने अपना नाम रख लिया था विवेकानंद। ध्यान रखना, विवेकानंद जी के 3 नाम मिलते हैं। एक नाम क्या मिलता है? नरेंद्रनाथ, दूसरा स्वामी विवेकानंद, और एक नाम मिलता है अपने को विविदिशानंद, विविदिशानंद। विविदिशानंद नाम है, ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा, विवेकानंद जी को ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण परमहंस है, परमहंस के द्वारा इनको क्या नाम दिया गया था? तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा इनको नाम दिया गया था विविदिशानंद। रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरुजी थे, और इन्होंने विवेकानंद जी को क्या नाम दिया था? तो विविदिशानंद नाम दिया था जी। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। जितने विद्वान हैं प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। जीतू जी 11 सितंबर 1893, बिल्कुल खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी ने। विजय जी राइट आंसर है आपका। प्रदीप जी का आंसर जी, जी प्रदीप जी स्वागत है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे बढ़िए मित्रों, किस विख्यात समाज सुधारक ने, किस विख्यात समाज सुधारक के द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई थी? उस समाज सुधारक का नाम बताना है जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, और इसके साथ में ध्यान रखना मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, इसके साथ साथ में न्यू हिंदुइज्म, न्यू हिंदुइज्म ये भी इन्हीं की रचना है। इसके साथ साथ में इनका 2 पत्र भी है। कौन कौन से? एक पत्र का नाम है प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। ध्यान रखिएगा, ये प्रबुद्ध भारत किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये अंग्रेजी भाषा में। इसके अलावा इनका एक पत्र और था, और वो कौन सा था? तो वो पत्र था मित्रों इनका उद्बोधन। और उद्बोधन किस भाषा में प्रकाशित होता था? बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। ये सारी की सारी रचनाएं हैं। वो सारी की सारी रचनाएं किसकी है? तो साहब स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। उपरोक्त सारी रचनाएं किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये सारी की सारी रचनाएं हैं वो लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। संजू जी का भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। विवेकानंद जी, प्रदीप जी का, जीतू जी का भी आंसर है, ठीक है। मुकेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की ये किताबें अच्छी तरीके से याद रखना मित्रों। मैं समाजवादी हूं, न्यू हिंदुइज्म, प्रबुद्ध भारत इनका पत्र था अंग्रेजी भाषा में, और इसके साथ साथ में उद्बोधन है वो बांग्ला भाषा के अंदर लिखा गया इनका है कि पत्र था। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, और इसके साथ साथ में एक किताब और लिख लेना, भक्ति योग, भक्ति योग। ये सारी की सारी किताबें किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सारी की सारी किताबें हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़िए, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताओ तो, बहुत इजी सवाल है ये तो। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या विवेकानंद जी ने की थी? क्या केशव चंद्र सेन ने की थी? क्या देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी? या फिर राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी? बताओ। देखो, ये जो वेदांत सोसाइटी है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साहब 1894। 1894 में इस संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस संस्था की स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क के अंदर जी। उसके बाद याद रखिएगा, वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वेदांत सोसाइटी के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे जी। बिल्कुल विजय जी डेली प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैया पाठशाला पर हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन, मिडाइवल जो भी है हिस्ट्री, कोशिश करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर आपके रहेगी तो वो भी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप जुड़े रहें मैया पाठशाला के साथ, और रेगुलर प्रयास करेंगे आपको ये कक्षाएं हैं वो अवेलेबल करवाएं, ठीक है। विवेकानंद जी, विवेकानंद जी इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में। कब की गई थी? क्यों की गई थी? क्योंकि 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लगभग कहते हैं कि 3 या 4 वर्षों तक इन्होंने अमेरिका प्रवास किया था,
उसी दौरान इन्होंने 1894 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर एक संस्था की स्थापना की थी और उस संस्था को अपन किस नाम से जानते हैं? तो संस्था को वेदांत सोसाइटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेदांत सोसाइटी के नाम से अपन इस संस्था को जानते हैं। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद याद रखना विवेकानंद जी है वो 1899 के अंदर 1899 में दूसरी बार कहां गए थे? दूसरी बार अमेरिका गए थे और दूसरी बार अमेरिका गए थे तो उस समय इन्होंने अमेरिका में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की थी? तो ध्यान रखिएगा, एक तो शांति आश्रम है, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। शांति आश्रम की स्थापना इन्होंने कहां की थी? तो ध्यान रखिएगा कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर शांति आश्रम की स्थापना की थी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा लॉस एंजलिस यहां और इसके साथ साथ में सैन फ्रांसिस्को में आपको क्या चीजें याद रखनी है कि इन दो स्थानों के ऊपर वेदांत सभा की स्थापना की गई थी। इन दोनों स्थानों के ऊपर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो यहां इन्होंने वेदांत सभा है उसकी स्थापना की थी। तो राइट आंसर है वो लगभग सभी का राइट आंसर। जी लकी जी नमस्ते, स्वागत है आपका, स्वागत है मित्रों। कक्षा को लाइक शेयर जरूर करते रहे, है ना। उसके बाद ये किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर्त हो चुका है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और ऐसे प्रश्न है वो निश्चित रूप से आप आरएस शिक्षक ग्रेड के एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। जितने भी आपके जो प्रशासनिक सेवा या गजेस्टेड ऑफिसर लेवल के जितने भी पेपर होते हैं उन पेपरों के अंदर इस प्रकार के प्रश्न है वो आप निश्चित रूप से एक्सेप्ट कर सकते हो मित्रों। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बताइए ये किसका स्टेटमेंट है? भारत की एकमात्र आशा है वो जनता के अंदर है, ये बात किसने कही थी? बताओ तो। ये 2-3 मैंने कथन वाले सवाल दिए थे और इसीलिए दिए थे कि निश्चित रूप से कथन वाले स्टेटमेंट है वो भी पूछे जा रहे हैं। भारत की एकमात्र आशा है वो जनता से है, उच्च वर्ग है वो शारीरिक और नैतिक रूप से मर्त हो चुका है। उच्च वर्ग है, उस उच्च वर्ग के ऊपर कटाक्ष जिस महापुरुष ने किए वो स्वामी विवेकानंद है। इन्होंने ऊंच नीच और जात पात के ऊपर भी इन्होंने कटाक्ष किया था। उन्होंने समाज का जो संभ्रांत वर्ग है उस संभ्रांत वर्ग की उन्होंने आलोचना की थी मित्रों। स्वामी विवेकानंद ने समाज के संभ्रांत वर्ग है उसकी आलोचना की थी, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आगे बढ़िए, ये देख लीजिए मैया पाठशाला के ऊपर कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है मित्रों। कंप्लीटली हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति है और इसका लाइव बैच है पूरा का पूरा जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी मेरे द्वारा। और इस कोर्स के अंतर्गत आपको आरएस पीएसआई फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आप निश्चित रूप से इस कोर्स से जुड़ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो कंप्लीट हिस्ट्री है वो पढ़ाई जाएगी। सेकंड ग्रेड के अंदर जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। रीट प्री और मेंस के जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। केवीएस के लिए आप देख सकते हो पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीसीएस, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, जितने भी वैकेंसीज है जिसमें इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री जिन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में है, सिलेबस के अंदर है, निश्चित रूप से ये कोर्स है वो आपकी सफलता में उपयोगी साबित होगा। ध्यान रखिएगा पूर्णतः एनसीईआरटी और आरबीसी की पुस्तकें हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। इसके साथ साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो भी मानक पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकों का सार है वो इसमें अवेलेबल करवाया गया है। मात्र 599 रुपए के अंदर ये कोर्स है। अभी तो 15% डिस्काउंट भी चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है, 15% अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विद्वान तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तृतीय प्रश्न पत्र जो राजस्थान अध्ययन है उसकी एक टेस्ट सीरीज है वो मैया पाठशाला पर अवेलेबल है। संडे से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। टोटल 20 टेस्ट है इसके अंदर, 18 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 2 मेजर टेस्ट है। सारे जो टेस्ट है मित्रों उन सब का वीडियो सोल्यूशन करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये भी मात्र 499 रुपए के अंदर अवेलेबल है और अभी मैंने कहा कि 15% इसके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है। निश्चित रूप से जो विद्वान और विदुषिया असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो 20 टेस्ट पेपर है वो आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़िए मित्रों, ये भी विवेकानंद जी का ही स्टेटमेंट है। यह न भूले कि निम्न वर्ग, देखो मैंने अभी आपको कहा था कि उच्च वर्ग है, उस उच्च वर्ग की इन्होंने आलोचना की थी। ये न भूले कि निम्न वर्ग अपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी
आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई है, ये शब्द किस व्यक्ति के द्वारा कहे गए थे? तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो उन ऑप्शनों को देख करके कई बार अपन घबरा जाते हैं जब अपन तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? टिप्पालॉजी लगाने का प्रयास करते हैं। तो यार ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी तो जाति प्रथा का विरोध किया था। महात्मा गांधी है, इन्होंने अछूतोद्धार हेतु खूब कार्य किए थे। इधर बी आर अम्बेडकर जी है, इन्होंने दलित उद्धार हेतु खूब कार्य किए थे। अब आगे स्वामी विवेकानंद। अगर यार टिप्पा लगाओगे तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। टिप्पा लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कुछ चीजें याद करो, कुछ चीजें ऐसे याद रख लो कि यार प्रत्यक्ष रूप से उच्च वर्ग की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रत्यक्ष रूप से उच्च वर्ग के खिलाफ स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद ही दे रहे थे। स्वामी विवेकानंद है वो दे रहे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वामी विवेकानंद ही राइट आंसर होगा। और इन्होंने उच्च वर्ग को कहा कि जो समाज का अपेक्षित वर्ग है उसको आप दूर ना करें, ये लोग भी, इनमें भी वही रक्त है, वही मांस है, ये आपके भाई है, इनको आप अपेक्षित ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो मुकेश जी। रीट प्री और मेंस है, बिल्कुल कीजिएगा। मैया पाठशाला पर उपरोक्त सारे कोर्स अवेलेबल है। और हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री आपकी जो रीट सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आती है, वो हिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल है। उसके बाद देखो एक स्टेटमेंट और लिया मैंने। स्टेटमेंट के आज 4 सवाल दिए, वो इसलिए दिए कि हाल ही में जो शिक्षक ग्रेड के एग्जाम आयोजित हुए थे, उन एग्जामों के अंदर ये कथन पूछे जा रहे थे। और ये कथन एज इट एनसीईआरटी की बुक से है जैसे छापे गए थे, हैज इट छापे गए थे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम नोखवाल जी, स्वागत है। हाँ ना यह कथन किसका है कि जीवन विकास तथा कल्याण की एकमात्र शर्त है विचारों तथा क्रियाओं में स्वतंत्रता, जहां इसका अभाव है वहां व्यक्ति, नस्ल और राष्ट्र का पतन है वो अवश्य संभव है। मतलब प्रश्न इतना बड़ा दे दिया कि लास्ट तक पहुंच रहे ना, तब तक पीछे क्या पढ़ा वो भूल रहे। वापस पढ़ो, ये कथन किसका है कि जीवन विकास तथा कल्याण की एकमात्र शर्त है विचारों तथा क्रियाओं में स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहां इसका अभाव है, विचार और क्रिया में जहां अभाव है वहां व्यक्ति, नस्ल और राष्ट्र का पतन अवश्यंभावी है। ऐसे विचार किसके द्वारा रखे गए? बताइए। देखिए बताओ, केशव चंद्र सेन कह सकते हैं क्या? बाल गंगाधर तिलक कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद या सरोजिनी नायडू? किसके द्वारा कहा गया? बताइए। देखिए इसका भी राइट आंसर स्वामी विवेकानंद होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। ये 3-4 मैंने स्टेटमेंट वाले लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ मिलती है, निश्चित रूप से इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अब आगे बढ़िए। किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा था? बताओ। देखिए किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा था? क्या लाला हरदयाल ने तिलक को कहा था? नहीं कहा था साहब। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को कहा था क्या? हो सकता है। विपिन चंद्र पाल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा था? नहीं कहा था। तिलक ने मदन मोहन मालवीय को कहा था क्या? नहीं कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद है, इनको क्या कहा गया था? भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा गया था। भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसको कहा था? स्वामी विवेकानंद को कहा था। जी बिल्कुल संजू जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिल्कुल सी आंसर आ रहा है जीतू जी का। प्रदीप जी प्रश्न का उत्तर जरूर देते रहिए मित्रों। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखो, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी स्थापना किसने की? पहली चीज तो याद रखो मित्रों, ये जो थियोसॉफिकल शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द। और ग्रीक भाषा के इस शब्द को थियोस प्लस के सोफिया से मिलकर के ये शब्द बना है। थियोस प्लस के सोफिया से ये शब्द मिलकर के बना है। और थियोस और सोफिया का अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। अगर पूछ ले कि साहब इस थियोसॉफिकल शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगर पूछ ले कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा एमिनियस के द्वारा। एमिनियस, अगर आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, वहां पे वर्ड हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें। एमिनियस के द्वारा ये इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा ये अलेक्जेंड्रिया का एक दार्शनिक था। कहां का? अलेक्जेंड्रिया है, यहां का ये एक दार्शनिक था। और इसी ने सबसे पहले कौन सा शब्द काम में लिया था? थियोसॉफिकल शब्द है वो काम में लिया था। उसके बाद आगे पूछिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की अमेरिका में स्थापना किसने की थी? प्रश्न का उत्तर जरूर देते रहिए मित्रों, मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं। प्रश्न का उत्तर जरूर देइएगा।
जी विजय भार्गव जी का भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। मैडम एचपी ब्लावत्स्की, एचपी ब्लावत्स्की है, इनका संबंध कहां से है? तो ये अपन सबको पता है कि एचपी ब्लावत्स्की है, इनका संबंध रूस से है, ये रशियन महिला थी। और उसके साथ साथ में कर्नल एच.एस. अलकोट, एच.एस. अलकोट है, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। फिर प्रश्न पूछे कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो साहब स्थापना हुई थी 1875 के अंदर, 1875 में। 1875 के अंदर इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क के अंदर। फिर प्रश्न पूछे कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका मुख्यालय अडियार मद्रास को कब बनाया गया था? क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो कुछ समय बाद अडियार मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया था। और कब कर दिया गया था? 1886 के अंदर। कब कर दिया गया था? 1886 के अंदर अडियार मद्रास है वो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना दिया जाता है। क्लियर जी? हैप्पी रक्षाबंधन, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया पाठशाला की ओर से सभी विद्वान और विदुषियों को रक्षाबंधन की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद आदरणीय मैया सर के सानिध्य के अंदर फर्स्ट ग्रेड हिंदी प्लस जीके का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। और इसके साथ साथ में कॉलेज लेक्चरर के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी का अवेलेबल है। और इसके साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है वो मैया पाठशाला पर अवेलेबल है। कंप्लीट हिंदी का कोर्स है वो यहाँ मैया पाठशाला पर अवेलेबल है। नेट सेट के लिए हिंदी का कोर्स है वो अवेलेबल है। और राहुल सर की भारत की राज व्यवस्था है वो मार्केट के अंदर निश्चित रूप से अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो राजस्थान की राज व्यवस्था का अपडेटेड संस्करण भी आ गया और भारत की राज व्यवस्था का संस्करण भी अवेलेबल है। तो उपरोक्त पाठ्य पुस्तक और उपरोक्त कोर्स है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे बढ़िए। द अडियार बुलेटिन, बहुत अच्छा सवाल। द अडियार बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या एनी बिसेंट थी? क्या हेलिना पेट्रोवा ब्लोवस्की थी? क्या सावित्रीबाई फुले थी? क्या कृपाबाई सनातन थी? कौन थी? बताओ तो, बताओ तो। अरे ये बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। प्रश्न पूछा गया द अडियार बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन थे? इस पत्रिका का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, पहली चीज तो ये द अडियार बुलेटिन है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से तो है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय 1886 के अंदर कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? जी धन्यवाद किशन जी। 1886 में इसको अडियार स्थानांतरित कर दिया गया था। तो सीधी सी बात है कि द अडियार बुलेटिन है, इसका संबंध इस संस्था से। अब रही बात कि इस संस्था के द्वारा ये पत्रिका संपादित की जा रही थी, इस पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा एनी बिसेंट। एनी बिसेंट से ध्यान रखिएगा, एनी बिसेंट 1907 के अंदर कब बनी थी? 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी, सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। और इन्हीं के द्वारा द अडियार बुलेटिन है वो प्रकाशित किया जाता था। ध्यान रखना मित्रों, एनी बिसेंट से बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे पढ़ेंगे अपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यही बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो साहब 1917 के अंदर बनी थी। ध्यान रखिएगा, एनी बिसेंट है, इनके द्वारा 1916 के अंदर कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। आगे पढ़ेंगे अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एनी बिसेंट को डिटेल से दोबारा पढ़ेंगे। एनी बिसेंट इनके द्वारा, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जागो इंडिया नाम से इनके द्वारा एक पत्र भी निकाला गया था। एनी बिसेंट से और क्या याद रखना है कि इनके द्वारा कॉमनवील के साथ साथ में न्यू इंडिया नाम से इनके द्वारा पत्र भी निकाले गए थे। तो ये सारे के सारे पत्र है, इनका संबंध एनी बिसेंट से रहा है। ध्यान रखिएगा, द अडियार बुलेटिन, इसकी संपादक एनी बिसेंट थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये मुख्य पत्र था। ध्यान रखना। उसके बाद में एनी बिसेंट है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी जी। इसके साथ साथ में 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे।
उसके बाद इन्होंने कौन कौन से पत्र निकालते, ये वॉकअप इंडिया, अच्छी तरीके से याद रखना, जागो इंडिया एनी बिसेंट से संबंधित है, कॉमनवेल्थ इन्हीं का पत्र है, न्यू इंडिया इन्हीं का पत्र है। 1907 के अंदर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। कब बने थे, 1907 में। ठीक है, आगे बढ़े मित्रों, अगले प्रश्न पे चर्चा कीजिए। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है। देखो बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है ये। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी धरती पर मुझे बहुत सारे काम करने पड़े हैं। धरती पर ही काम इतना बढ़िया है, भगवान के बारे में सोचबा को मार्गन टाइम को ने। ये बात किसने कही थी बताओ, ये स्टेटमेंट किसने कही थी बताओ तो। जी परमजीत जी झुंझुनू से स्वागत है आपका, स्वागत है परमजीत जी। मैया पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बताओ तो कि प्रश्न को उत्तर बताओ। कक्षा को शेयर जरूर करते रहे मित्रों, और इसके साथ साथ में वीडियो समाप्त हो जाए, कक्षा किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत सारे काम करने बाकी है। ये बात सही है, किसने कही थी? देखो उत्तर क्यों नहीं आ रहे भाई, प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा साथ साथ में मित्रों। क्या स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या दयानंद सरस्वती ने कहा था, क्या रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था? बताओ तो किसने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है, धरती पर मुझे बहुत काम है? तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्हीं के प्रयासों से 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया था, और आजकल इन एक्ट की धाराएं भी पूछी जा रही है मित्रों। तो धारा कौन सी थी याद रखिएगा, धारा थी 15। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनसे एक चीज याद रखना, और आप इनके द्वारा सोम प्रकाश नाम से एक पत्र भी निकाल देते। ये कौन सा? सोम प्रकाश नाम से इन्होंने एक पत्र भी निकाला था। जी कमलेश जी स्वागत है, डी आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल सत्य है। सुभाष चंद्र, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनके द्वारा सोम प्रकाश नाम से एक पत्र निकाला जाता था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग है, उसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्हीं के द्वारा बहुविवाह के नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई है। बहुविवाह नाम से इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, और ये पुस्तक कहीं ना कहीं विधवा विवाह और कह सकते हैं कि बहुपत्नी प्रथा है उसके खिलाफ इन्होंने लिखी थी। इन्हीं के प्रयासों से 1850 में एज ऑफ कंटेक्ट नाम से एक एक्ट भी पारित किया गया था, और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये इन्हीं के प्रयासों से आया था। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने कहा था कि भाई मुझे ईश्वर के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे धरती पर बहुत सारे काम करने हैं। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे और एक शिक्षक भी थे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी नाम से 1840 के अंदर स्कूल स्थापित की गई थी, और स्कूल के शिक्षक थे ये राजेंद्र लाल मित्र है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ताराचंद चक्रवर्ती जैसे लोग हैं, वो उस संस्था में एज ए शिक्षक के रूप में जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ो मित्रों। अगले प्रश्न पर, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? बताओ तो क्या सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी, शिवनाथ शास्त्री ने की थी, या इनमें से कोई? सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना कहां की गई थी? तो ये तो आपको याद रखना है कि साहब इसकी स्थापना महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, और महाराष्ट्र में भी आपको पूछ ले तो साहब इसकी स्थापना पूना के अंदर हुई थी। क्यों हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, जाति प्रथा के विरुद्ध, जाति प्रथा के विरुद्ध ये एक संस्था थी, विरुद्ध स्थापित संस्था थी। और इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है। ज्योतिबा फूले से आपको याद रखना है कि इनकी एक रचना है गुलामगिरी, गुलामगिरी है वो इनकी प्रसिद्ध रचना है। ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी इन्हीं ने लिखी थी, और कब लिखी थी? तो ये भी याद रखिएगा 1872 में इनके द्वारा लिखी गई थी।
इसके अलावा इन्होंने शिवाजी की जीवनी भी लिखी है। शिवाजी की जीवनी है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिबा फुले है, इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले से अपने को क्या याद रखना है कि ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है वो कौन थे? तो सावित्रीबाई फुले थे। क्लियर है ये तथ्य जी? बी आंसर आ रहा है। मुकेश जी का भी आंसर आ रहा है, कमलेश जी का भी आंसर आ रहा है, लगभग सभी विद्वानों का राइट आंसर आ रहा है और बिल्कुल सत्य है ये आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर निम्न जाति आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। इन्हीं के द्वारा गुलामगिरी नाम से किताब लिखी गई थी। इन्होंने सत्यशोधक समाज नाम से भी एक किताब है वो लिखी थी। शिवाजी की जीवनी भी इन्होंने लिखी थी। और इसके साथ में देखा जाए तो जात पात प्रथा है उसके ऊपर इन्होंने निश्चित रूप से प्रहार किया है। तो इन्होंने पुराणों का भंडाफोड़ नाम से भी इन्होंने एक किताब लिखी है। ठीक है, निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। देखें, भारतीय धर्म सुधार आंदोलन है और इनको काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करना है। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन। पिछले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले हो जाएगा अपने, है ना। मैं कई बार ये टिक मार्क करना भूल रहा हूं, तो हाँ ठीक है। बताओ देखें, इन संस्थाओं की स्थापना का सही कर्म अपने को याद रखना है मित्रों। पहली चीज तो आ रही है कि प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि साहब इस संस्था की स्थापना 1867 के अंदर हुई थी और इस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है कि आत्माराम पांडुरंग। और आत्माराम पांडुरंग के साथ में कौन थे? तो इनके साथ में थे महादेव गोविंद रानाडे। इन दोनों के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी 1867 के अंदर। उसके बाद आर्य समाज है, इसके बारे में अपन देख चुके हैं कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो साहब 10 अप्रैल 1875 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो साहब बंबई के अंदर इस संस्था की स्थापना हुई थी। उसके बाद ब्रह्म समाज है, इसके बारे में भी अपन देख चुके हैं कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इस संस्था की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। और कहाँ हुई थी? तो साहब इस संस्था की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। उसके बाद रामकृष्ण मिशन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि 4 या 5 मई 1897 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना है वो वेलूर मठ के अंदर की गई थी। और वेलूर मठ है वो कहाँ पड़ता है? तो कलकत्ता के अंदर पड़ता है। आपके लिए सवाल है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? बताओ, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? बिल्कुल कमलेश कुमार जी का भी आंसर आ रहा है। मैंने आपके सामने पूरी चीजें लिख दी है। देखो, सबसे पहले कौन सी संस्था स्थापित हुई है? तो अपन सबको पता है कि साहब सबसे पहले कौन सी संस्था स्थापित हुई है? तो सबसे पहले है वो आर्य समाज, ये ब्रह्म समाज स्थापित हुआ था। और ब्रह्म समाज एक हो जाएगा। उसके बाद दूसरी संस्था कौन सी स्थापित हो रही है? तो उसके बाद में दूसरी संस्था हो जाएगी प्रार्थना समाज। तीसरी संस्था कौन सी स्थापित हो रही है? आर्य समाज। और चौथी संस्था कौन सी स्थापित हो रही है? तो ये अपने हो जाएगी रामकृष्ण मिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के बाद में क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 4। तो बी है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितने विद्वानों का आंसर आया है? अशोक जी बिश्नोई का ए आ रहा है, कमलेश जी बी आंसर दे रहे हैं, विजय जी बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट है। संजू जी का बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सत्य आंसर है जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उन कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सत्य कथन है, उस सत्य कथन का आपको चयन करना। कौन सा कथन है वो सत्य कथनों के विकल्प का चयन कीजिए कि कौन कौन से सत्य कौन से, यानी कि इनमें से कोई ना कोई असत्य जरूर दियो। पहली चीज तो आर्य समाज है, इसकी स्थापना 1875 में हुई, ये तो सत्य है साहब। अल हिलाल नाम से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया था, यह भी बिल्कुल सत्य है, पूछा गया सवाल है ये तो। लाला लाजपत राय ने द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, हो सकता है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसे पूर्व में हिंदू कॉलेज भी कहा जाता है, उसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है, ये तो सत्य। अब यहां क्या तरीका कि लाला लाजपत राय है, उन्होंने द पीपुल समाचार पत्र से उनका संबंध नहीं है भाई, कैसे नहीं है? द पीपुल है, इसका संबंध लाला लाजपत राय से ही है। लाला लाजपत राय है
उन्हीं के द्वारा द पीपुल नाम से एक समाचार पत्र है वो प्रारंभ किया गया था। और वो कब प्रारंभ किया गया था? तो 1925 के अंदर, 1925 में। बिल्कुल है भाई ये तो इसका मतलब असत्य कौन सा हो जाएगा अपने? तो इसमें पूछा कि सत्य कौन कौन से थे, तो केवल 3 असत्य दिखाई दे रहा है, बाकी सारे के सारे सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। लेकिन याद रखना द पीपुल से राजा राममोहन राय, ये लाला लाजपत राय का संबंध है मित्रों। बिल्कुल बी आंसर आ रहा है जी। आगे बढ़िए मित्रों, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं अपन। चलो, इसके बाद मैया पाठशाला पर जितने भी कोर्सेज है, हिंदी सेकंड ग्रेड का कोर्स है, कंप्लीट कॉम्बो है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उसके साथ साथ में कंप्लीट इंडिया जीके है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी का कोर्स अवेलेबल है, सेकंड ग्रेड हिंदी का कोर्स अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और उसके साथ साथ में इंडिया हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है वो अवेलेबल है मैया पाठशाला ऐप पर। ठीक है, तो उपरोक्त कोर्स है, अगर आपको जो भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से आपके परीक्षा उपयोगी कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हो, और नाम मात्र के शुल्क में ये सारे के सारे कोर्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, लैक्स लो की अधिनियम, बहुत अच्छा सवाल। लैक्स लो की अधिनियम है वो क्या है भाई? क्या है ये लैक्स लो की? बताओ दगे, लैक्स लो की क्या है बताओ दगे। ये प्रश्न को तो उत्तर आणु चाहे सगड़ा को, बताओ लैक्स लो की क्या है? बताओ दगे, लैक्स लो की है क्या? ध्यान रखना, 1857 की क्रांति जब अपन पढ़ेंगे तो वहां अपन एक एक्ट पढ़ेंगे, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, निर्योग्यता एक्ट। और एक्ट रहेगा ये 1850। अगर पूछ ले साहब की धारा कौन सी, तो साहब धारा ही 21। धारा कौन सी थी? धारा 21। हुआ क्या था, जब 1813 में ईसाई मिस्त्रियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई 1813 के चार्टर में, तो ईसाई मिस्त्रियों ने समाज का जो कमजोर वर्ग था, जो दलित वर्ग था, जो भी वर्ग था जिसको उस समय का उच्च वर्ण के लोग कोई महत्व नहीं दे रहे थे, उन लोगों को वो संसाधन प्रोवाइड करवाए और उन लोगों को ईसाई धर्म है उसमें कन्वर्ट करना प्रारंभ कर दिया। तब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और इन्होंने ये एक फरमान जारी कर दिया कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे उसकी पुश्तैनी संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। ये जानकारी लॉर्ड डलहौजी को मिली, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1850 के अंदर धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम एक्ट 21, जिसे लैक्स लो की कानून के नाम से जाना जाता है, वो पारित कर दिया गया। इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा तो उस व्यक्ति को उसकी पुश्तैनी जागीर से वंचित नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति को उसकी पुश्तैनी जागीर से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया है, ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। डलहौजी ने पारित किया था। ऐसे धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने वाले को प्रत्यक्ष संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो ये तो गलत है। धर्म परिवर्तन करने से बने ईसाइयों को प्रत्यक्ष संपत्ति का अधिकार दिया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी राइट आंसर आ रहा है। अशोक जी का बी आ रहा है, प्रदीप जी का बी आंसर आ रहा है, कमलेश जी सी क्यों दे रहे हो भाई, मुकेश जी का बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी? बताओ तो किस महिला के द्वारा महिला शिक्षा में सुधार हेतु आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी? क्या पंडिता रमाबाई ने की थी, क्या सिस्टर निवेदिता ने की थी, क्या डी.के. कर्वे ने की थी, या जी.एस. अगरकर के द्वारा की गई? हालांकि इन चारों व्यक्तियों का संबंध है वो महिला शिक्षा से रहा है। आपको उनका चुनाव करना है, आपको उनका चुनाव करना है जिनका संबंध आर्य महिला समाज से रहा है, उनका चुनाव कीजिए। ये आज का लास्ट प्रश्न है मित्रों, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का। प्रेम जी भी आंसर दे रहे हैं, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। देव तो क्या उत्तर देव। बी आंसर आ रहा है कमलेश कुमार जी मीना का। सिस्टर निवेदिता आंसर दे रहे हो आप, बाकी विद्वान और विदुषिया भी आंसर देते रहे। संजू जी का भी बी आंसर आ रहा है, 24 के अंदर बी आंसर दे रहे हैं। देखो तो क्या, देखो
ये आर्य महिला समाज है। ध्यान रखिएगा, इस आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 के अंदर की गई थी। और 1882 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पूना के अंदर की गई थी। और ये स्थापित किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। पंडिता रमाबाई है, आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रेड वालों को तो ये माइंड में सेट करनी है, पंडिता रमाबाई। ध्यान रखना, पंडिता रमाबाई है, इन्होंने 300 महिलाओं का समूह लेकर के 300 महिलाओं का समूह लेकर के हंटर से मिली थी। हंटर कमीशन से, जो शिक्षा के ऊपर बना था, हंटर कमीशन से मुलाकात कर महिला शिक्षा हेतु प्रावधान करने की इन्होंने मांग की थी। महिला शिक्षा हेतु प्रावधान करने की इन्होंने मांग की थी, वो रमाबाई है। ध्यान रखिएगा, रमाबाई के द्वारा महिला शिक्षा हेतु इनके द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई थी। शारदा सदन, और शारदा सदन की पहले इन्होंने स्थापना कहाँ की थी? तो पहले बंबई में की थी, और कुछ समय बाद ये बंबई से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पूना स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। बिल्कुल कोई बात नहीं, कमलेश जी ए आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखिएगा, ये महिला शिक्षा हेतु इनके द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई थी। मुख्यतः कहते हैं कि विधवा महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उसी के खिलाफ उन्होंने ये शारदा सदन है उसकी स्थापना की थी। हाई कास्ट हिंदू वुमेन नाम से एक किताब भी इनकी चर्चित रही थी, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, लिख लेना, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। हाई कास्ट हिंदू वुमेन के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी, और ये किताब है वो विधवा महिलाओं के लिए थी, क्योंकि हालांकि इनके साथ में भी कुछ अन्याय वगैरह हुआ था बाद में। ये शारदा सदन है वो महिला शिक्षा हेतु था, और इसके साथ साथ में ये भी याद रखना, विधवा महिलाओं हेतु ये शारदा सदन था। तो ये थी मित्रों आज की प्रश्नोत्तरी। 18वीं और 19वीं सदी के अंदर जो धर्म सुधार आंदोलन है, उन धर्म सुधार आंदोलनों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। जी कोई बात नहीं संजू जी, गलतियां हो रही है, लेकिन इन गलतियों को सुधारना है अपने को। ये गलतियां अपने को एग्जाम हॉल के अंदर जब ओमार सीट अपन भरे और जिस समय अपना प्रश्न पत्र अपने सामने हो, तो उस समय ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज की ये जो कक्षा है निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है मित्रों, आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। और ये कक्षा किस प्रकार से लगी है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और कक्षा को जितना ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक तो करते रहिए, और बने रहिए मैया पाठशाला के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।